हेलो दोस्तों। हम लोग अपने पावर बीआई के डैक्स फंक्शंस को पढ़ रहे हैं और आज हम लोग सीखेंगे काउंट काउंट ए काउंट एक्स और काउंट ए एक्स इन फंक्शंस के बीच में डिफरेंस एक बहुत ही बेसिक डेटा सेट के ऊपर। यहाँ हमारे पास कुछ ब्लैंक वैल्यूज कुछ एम्प्टी वैल्यूज हैं और इसके मदद से हम लोग ये डिफरेंस सीखेंगे एज वेल एज हम ये जितने भी मेजर्स आप देख रहे हैं ये सब बनाना सीखेंगे और इन सब मेजर्स का जो फॉर्मूला है जो भी हमने फॉर्मूले यूज़ किए हैं इसके अंदर वो सारे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। सो हम लोग अपना आज का चैप्टर शुरू कर रहे हैं डैक्स का और ये डैक्स का चैप्टर काउंट से रिलेटेड होगा। काउंट से जुड़े काउंट काउंट ए काउंट एक्स और काउंट ए एक्स ये कुछ फंक्शंस होते हैं पावर बीआई में और हम लोग इन फंक्शंस का यूज़ आज सीखेंगे। इसके लिए जो डेटा सेट है वो यहाँ पे अवेलेबल है। इस डेटा सेट में आप देख सकते हैं कि हमारे पास 5 कॉलम्स हैं। हर कॉलम में 11-11 रोज है या 10-10 रोज का डेटा है और इस डेटा में आप देख सकते हैं कहीं कहीं पे मिसिंग वैल्यूज हैं। जैसे प्रोडक्ट आईडी में मिसिंग वैल्यूज हैं, प्रोडक्ट नेम में मिसिंग वैल्यूज हैं, यूनिट सोल्ड में मिसिंग वैल्यूज हैं। तो इस तरह से मिसिंग वैल्यूज हैं और ये मिसिंग वैल्यूज का हमें आज मतलब इन मिसिंग वैल्यूज की वजह से इन डिफरेंट फंक्शंस के यूज में क्या अंतर आएगा वो हम सीखेंगे। इसके लिए हम लोग अपना डेटा ओपन कर लेंगे और यहाँ पे मैंने एक पावर बीआई फाइल ऑलरेडी बना ली है। आप इसे भी तो ये पावर बीआई फाइल भी आपको सीधे शेयर हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि जो गेट डेटा पे क्लिक करके जो वो टेक्स्ट या सीएसवी फाइल है उसे ऑलरेडी हम लोगों ने कनेक्ट कर लिया है और कनेक्ट करने के बाद इस फाइल को ये हमारा मॉडल बन गया। ये हमारा डेटा यहाँ लोड हो गया और इस डेटा को रीनेम करके हमने ऐसे टेबल नेम दे दिया। आप जो भी टेबल नेम देना चाहते हैं आप इसका टेबल नेम दे सकते हैं। ये बहुत सिंपल स्टेप है। इसको जब हम यहाँ पे विजुलाइज करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा वही सेम डेटा यहाँ पे आ गया है, मगर इस डेटा में और उसमें एक डिफरेंस है और वो डिफरेंस ये है कि इस डेटा के अंदर आपको 5 कॉलम नज़र आ रहे हैं पर यहाँ पे हमारे पास 6 कॉलम है। तो हम लोगों ने क्या किया है, एक कंडीशनल कॉलम बनाया। कंडीशनल कॉलम में हम लोगों ने इफ फंक्शन का इस्तेमाल किया है। ओके, ये इफ फंक्शन का इस्तेमाल भी हम सीखेंगे। इफ फंक्शन का केस बिल्कुल सीधा है कि इसके लिए आपको पहले एक कॉलम बनाना है। यहाँ राइट क्लिक करिए और नया कॉलम बनाइए। तो इफ का इस्तेमाल करके हम लोग जैसे इफ को हिंदी में बोलेंगे ना अगर या तो जैसे हम लोग कहेंगे कि अगर ये हुआ या अगर ये कंडीशन है तो आउटपुट ये दिखाइए और अगर ये कंडीशन नहीं है तो आउटपुट कुछ और दिखाइए। तो फॉर एग्जांपल हमने कहा कि इफ प्रोडक्ट इज एप्पल, तो हमने एक अपने से कंडीशन लिखी कि अगर प्रोडक्ट एप्पल है तो हमने क्या बनाया है, एक कैलकुलेटेड कॉलम और यहाँ पे हम इफ फंक्शन का यूज कर रहे हैं और यहाँ पे इफ में पहले लॉजिकल टेस्ट लिखा जाता है। लॉजिकल टेस्ट का मतलब ये होता है कि हम क्या कंपेयर कर रहे हैं, हम किस वैल्यू को टेस्ट कर रहे हैं। तो हमने कहा कि जो हमारा टेबल है उस टेबल में जो प्रोडक्ट है अगर इसकी वैल्यू एप्पल है। अभी आप लोग बताइए इतना पार्ट आपकी समझ में आ रहा है या नहीं। हमें इफ फंक्शन लिखा है और उसमें एक कंडीशन लिखी है कि हमारे टेबल में जो प्रोडक्ट है वो एप्पल है।
इज दिस क्लियर टू यू? यस सर। राइट, यहाँ पे हम सिर्फ इतनी सी बात कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर ये हुआ तो देखिए, अब ये दूसरा आर्ग्यूमेंट जो हमसे मांग रहा है वो है कि अगर ये कंडीशन सही हुई तो क्या रिजल्ट दिखाना है, क्योंकि ये हर कॉलम में जा जाके चेक करेगा कि क्या टेबल का नाम क्या प्रोडक्ट का नाम एप्पल है। और अगर ये है तो हम यहाँ लिख देंगे हाँ ये एप्पल है, अदरवाइज हम लिख देंगे नहीं ये एप्पल नहीं है। हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे ये एप्पल नहीं है, ऐसा। तो यहाँ पे पहला जो आर्ग्यूमेंट होता है वो एक लॉजिकल टेस्ट होता है। लॉजिकल टेस्ट कुछ भी हो सकता है, क्या इस प्रोडक्ट का प्राइस 50 से ज़्यादा है, क्या इस प्रोडक्ट के नाम में डी आता है, कुछ भी इस टाइप का टेस्ट हो सकता है। तो अगर ये है तो यहाँ पे लिख जाएगा हाँ ये एप्पल है, और नहीं है तो ये। तो इस तरीके से हम एक कैलकुलेटेड कॉलम बना लेंगे, और जहाँ पे भी एप्पल लिखा होगा, बाकी सब में लिखा है ये एप्पल नहीं है, एप्पल नहीं है, एप्पल नहीं, तो सिर्फ एक प्रोडक्ट में लिखा है क्योंकि वहाँ पे उसका नाम एप्पल लिखा है। तो ये आउटपुट आप लोग को क्लियर है इस कंडीशन के बेसिस पे? यस सर। राइट। तो अब हमने इसी तरीके से एक और कॉलम यहाँ पे बनाया है, और ये कॉलम क्या है कि अगर यूनिट सोल्ड की वैल्यू 0 है, यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट क्या है? लॉजिकल टेस्ट ये है कि अगर किसी प्रोडक्ट की जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल हुई हैं वो 0 है। देखिए, अच्छा होता है ये 0 है कि इसका क्या मतलब है? ये 0 है, एम्प्टी है, क्या है? यहाँ पे मैंने अभी माउस रखा हुआ है, एम्प्टी है, इसमें तो वैल्यू नहीं है ऐसी कुछ। कुछ वैल्यू नहीं है। राइट। सो देखिए, पावर बीआई में अब मैं अगर एडिट क्वेरी पे जाता हूँ, तो मैंने उस दिन यूज बताया था एडिट क्वेरी का, कि एडिट क्वेरी की मदद से हम लोग डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अगर वो कोई टेक्स्ट है डेटा टाइप, देखो एबीसी लिखा है, एबीसी, यानी इसका डेटा टाइप क्या है? इसका डेटा टाइप है टेक्स्ट। यहाँ पे क्या लिखा है? 123 लिखा है, यानी इसका डेटा टाइप है होल नंबर। ये बात आप दोनों की समझ में आ रही है कि नहीं, कि कुछ कॉलम टेक्स्ट है और कुछ कॉलम नंबर है? इज इट क्लियर और नॉट? कुछ कुछ कॉलम टेक्स्ट है, तो जो कॉलम टेक्स्ट है उसमें तो ये एम्प्टी है। कुछ कॉलम जो नंबर हैं उसमें ये नल है। राइट। उसमें अगर कोई वैल्यू हमारे पास नहीं होगी तो वो नल कहलाएगी। ओके, नल। नल का मतलब है वॉइड, मतलब ये कुछ है नहीं, इसका कोई डेटा टाइप नहीं, कुछ नहीं, ये खाली है। ओके। एम्प्टी का मतलब ये होता है कि कई बार हमने जानबूझ के लिखा नहीं, एम्प्टी। और तीसरी एक चीज और होती है पावर बीआई में, और वो तीसरी चीज है ब्लैंक। तो ये तीन चीज आप याद रखिएगा। ओके। एक होगा एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब किसी ने पूछा व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, आपने ऐसे एम्प्टी छोड़ दिया। दूसरा है ब्लैंक, और ब्लैंक बनता है ब्लैंक फंक्शन से। तो ये ब्लैंक फंक्शन है, इस ब्लैंक फंक्शन से ब्लैंक वैल्यू बनती है। और तीसरी है नल। नल के की एक वॉइड, एक इनवैलिड, जिसका कोई डेटा टाइप नहीं, नल। ऐसा एक केस होता है। तो हमने क्या किया है कि अगर उसकी यूनिट सोल्ड कुछ भी नहीं है तो उसको ब्लैंक दे दो। तो अगर कुछ भी यूनिट सोल्ड नहीं है तो क्लीन्ड यूनिट ब्लैंक आ रहा है। ओके। और अदरवाइज जो यूनिट से सोल्ड हुई है वही वैल्यू लिख दो।
तो अगर यूनिट सोल्ड, तो बेसिकली ये उसी की सिंपली कॉपी है, ऐसा कुछ भी हमने यहाँ नया नहीं किया, बट हमने जस्ट मेक श्योर किया है कि हम ब्लैंक फंक्शन से ब्लैंक वैल्यू पास कर रहे हैं, ना कि एम्प्टी या नल वैल्यू। ओके, तो हम ब्लैंक वैल्यू पास कर रहे हैं। अब यहीं से हमारा आज का चैप्टर शुरू होता है। तो चैप्टर को हम लोग टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे बना लेते हैं, और टेक्स्ट बॉक्स में हम पहले लिख देते हैं अंडरस्टैंडिंग काउंट, काउंट ए एंड काउंट एक्स इन पावर बीआई। ठीक है, और यहाँ से आप इसको सिंपली लिख सकते हो। हम इसे अलाइन सेंटर, इसका फॉन्ट साइज बड़ा करना, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। इसके बाद यहाँ से हम लोग एक सिंपल एंटर प्रेस करके इसे हम लोग बोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट, इसके इफेक्ट्स में अगर आपको कुछ रखना है लाइक शैडो या विजुअल बॉर्डर, आप रख सकते हो। ये हमारा पार्ट हो गया। इसके बाद हम इंसर्ट में जाके एक सिंपल इमेज को ला सकते हैं, क्योंकि हम लोग सेल्स का डेटा एनालाइज कर रहे हैं, तो हम लोग कोई भी इमेज यहाँ पे ले आएंगे। मान लो ग्रॉसरी सेल्स है तो एक इमेज ले आते हैं। ऑल्दो ये सब नेसेसरी नहीं है, बट जस्ट टू हमारे चैप्टर्स में थोड़ी डिजाइनिंग भी रहेगी, तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। यहाँ भी स्टाइल में आके हम, सॉरी इसके जनरल में आके इफेक्ट्स में विजुअल बॉर्डर, और ये ऑन कर देंगे। नेक्स्ट, हम लोग ने अभी जैसे क्लीन यूनिट बना लिया। अब पहला फंक्शन जो हम पढ़ रहे हैं वो है काउंट। काउंट क्या करता है, ध्यान से पढ़िए। ओनली नॉन ब्लैंक न्यूमेरिक वैल्यूज इन अ सिंगल कॉलम। तो किसी भी सिंगल कॉलम में, यानी एक कॉलम अगर है हमारे पास, उसमें नॉन ब्लैंक न्यूमेरिक वैल्यूज कितनी है। ठीक है, नॉन ब्लैंक न्यूमेरिक वैल्यूज, नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज जो भी है। अगर हमने जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी की बात की, अगर आप देखोगे प्रोडक्ट आईडी होल नंबर है, एक न्यूमेरिक वैल्यू है, तो हम लोग एक यहाँ से नया मेजर बनाते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमने मेजर ही क्यों बनाया, हमने कॉलम यहाँ क्यों नहीं बनाया। आपको जो भी सही गलत जो भी जवाब है वो आप बताइए। ये बताइए, ये जो काउंट फंक्शन है, ये एक सिंगल वैल्यू देगा आंसर में या मल्टीपल वैल्यूज देगा। भाई काउंट तो सीधे, राइट, काउंट तो सीधे काउंट करके बता देगा कितना है। तो जब भी एक सिंगल वैल्यू आएगी हमारी, तो हम मेजर बनाएंगे, राइट। इसीलिए हमने मेजर बनाया, और ये मेजर हमारा क्रिएट हो गया। अब इस मेजर को हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास टोटल काउंट ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं, और काउंट ऑफ प्रोडक्ट आईडी को बस ड्रैग कर देंगे। तो ये हमें दिखा रहे कि 8 है। हम इसको एक बार बस थोड़ा सा इफेक्ट्स दे देते हैं, एक शैडो और विजुअल बॉर्डर। तो इन्होंने हमें बताया आउटपुट 8, और जब आप यहाँ जाके देखेंगे तो कितनी रोज दिख रही हैं, 10 रोज, और उन रोज में कितने ब्लैंक हैं, 2। सो यही इसकी परिभाषा है, काउंट्स ओनली नॉन ब्लैंक न्यूमेरिकल वैल्यूज इन अ सिंगल कॉलम। ठीक है, जितने भी नॉन ब्लैंक न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी वो काउंट कर लेगा, वो इसने काउंट करके बता दी। अगर हम काउंट ऑफ कैटेगरीज करते हैं इसी तरीके से, तो जैसे हमने काउंट ऑफ प्रोडक्ट आईडी किया, हम लोग एक नया मेजर बनाते हैं और यहाँ से लिखते हैं काउंट ऑफ कैटेगरीज। कैटेगरीज एक टेक्स्ट देता है, तो यहाँ से काउंट ऑफ कैटेगरीज में अगर हमने लिख दिया कैटेगरी और इसको रन किया, ठीक है, और इसको यहीं प्लेस करते हैं, तो सिंपली अगर हम काउंट ऑफ कैटेगरीज करते हैं
तो वो 10 आंसर बता रहा है, जबकि कैटेगरी में भी एक एम्प्टी वैल्यू है। तो यहाँ पे डिफरेंस नजर आता है कि काउंट फंक्शन अगर एक टेक्स्ट के ऊपर लगाया जा रहा है तो वो सीधे नंबर ऑफ रोज ही हमें बता रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे देखिए सीधा लिखा काउंट ऑफ कैटेगरी, सीधा काउंट, तो ये सीधे नंबर ऑफ रोज बता देगा हमें। पर काउंट फंक्शन अगर हमने न्यूमेरिकल डेटा पे लगाया है तो उस न्यूमेरिकल डेटा में अगर कोई ब्लैंक वैल्यूज हैं तो वो ब्लैंक वैल्यूज हमें नहीं काउंट करके बताएगा। तो ये दो एग्जाम्पल याद रखिएगा, और ये चैप्टर में आपको ये ध्यान रखना है। तो न्यूमेरिकल केस में वो ब्लैंक को नहीं काउंट करेगा, मगर नॉन न्यूमेरिकल के केस में भले एम्प्टी हो, भले एक वैल्यू कई बार रिपीट हो। यहाँ देखिए आपको पता है एक वैल्यू कई बार रिपीट हो रही है। अब मुझे वैल्यू रिपीट नहीं काउंट करनी है, मुझे जानना है कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं। डिस्टिंक्ट शब्द का मतलब आप समझ रहे हैं? डिस्टिंक्ट शब्द मतलब है कि कितने टोटल यूनिक वैल्यूज हैं। तो जैसे प्रोडक्ट नेम में भी कुछ एम्प्टी वैल्यूज हैं, तो हम लोग यहाँ से एक नया मेजर बनाते हैं और इसका नाम रखते हैं डिस्टिंक्ट या यूनिक प्रोडक्ट नेम्स। और यूनिक प्रोडक्ट नेम्स के लिए हम एक और काउंट से जुड़ा फंक्शन यूज करेंगे, उसका नाम है डिस्टिंक्ट काउंट। डिस्टिंक्ट काउंट में आप उस पर्टिकुलर कॉलम को पकड़ लीजिए जिसमें से आपको यूनिक वैल्यू पकड़नी है। यहाँ हमें दिख रहा है कि 2 एम्प्टी वैल्यूज हैं और 8 प्रोडक्ट्स हैं। 2 एम्प्टी हैं, 8 नाम हैं। तो अब देखते हैं कि ये डिस्टिंक्ट काउंट हमें या यूनिक काउंट हमें क्या दिखाता है। तो अगर हम ये यूनिक प्रोडक्ट काउंट देखेंगे तो ये हमें 9 दिखा रहा है। आप एक्सप्लेन कर सकते हो ये 9 क्यों दिखा रहा है? को नहीं ले रही है। ये एम्प्टी को एक मान रहा है, 2 बार एम देखो, दो को एक ले रहा है। तो ओके, क्योंकि उसको लग रहा है कि ये जो एम्प्टी वैल्यू है ये भी तो ये एक एक ही है। एक ही वैल्यू है। ठीक है, ऐसे ही अगर 4-5 भी होते तो भी वो एक ही लेता। तो भी वो एक ही लेता है। ठीक है, क्योंकि उसको, तो ये हमें दिख रहा है कि कौन कौन सा फंक्शन उसे कंसीडर कर रहा है, कौन सा फंक्शन उसे कंसीडर नहीं कर रहा है, और कौन से डेटा टाइप में कंसीडर कर रहा है, कौन से में नहीं कर रहा है। सो ये हमारा जो है केस है। नेक्स्ट अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा काउंट का है। दिस काउंट ऑल नॉन एम्प्टी न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड इट विल इग्नोर ब्लैंक। नेक्स्ट आता है काउंट ए फंक्शन। ये क्या करेगा, ये नॉन ब्लैंक वैल्यूज ऑफ एनी डेटा टाइप, तो काउंट्स नॉन ब्लैंक वैल्यूज ऑफ एनी डेटा टाइप इन अ सिंगल कॉलम। ठीक है, तो जैसे अगर हम काउंट ए प्रोडक्ट नेम करते हैं तो ये क्या कर रहा है, काउंट ऑल नॉन ब्लैंक वैल्यूज एंड इट विल इंक्लूड एम्प्टी स्ट्रिंग ऑल्सो। ये काउंट कर लेगा सारे नॉन ब्लैंक वैल्यूज। तो अगर हम लोग काउंट ए लगाते हैं तो इसका मतलब काउंट ए प्रोडक्ट नेम। देखिए यहाँ पे हमने यूनिक प्रोडक्ट नेम निकाला था, यहाँ हम काउंट ए प्रोडक्ट नेम निकाल रहे हैं, और जो हमारा काउंट ए प्रोडक्ट नेम है वो 10 दिखाएगा। अगेन ये नंबर ऑफ रोज दिखाने लगे क्योंकि नॉन ब्लैंक वैल्यूज है। ठीक है, अगर तो ये काउंट ए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, और काउंट ए मेक श्योर करेगा कि नॉन ब्लैंक वैल्यूज आए। अगर हम लोग इसी को यहाँ पे एक और इसका डेटा बनाते और हमने एक क्लीन्ड यूनिट्स किया है, तो हम लोग एक काउंट ए ऑफ क्लीन्ड यूनिट्स भी करेंगे। तो काउंट ए ये और काउंट ए ऑफ क्लीन्ड यूनिट्स। सो अगर हम मॉडलिंग टैब में जाके एक नया मेजर बनाते और लिखते काउंट ए
और इसका नाम रखेंगे काउंट ए क्लीन यूनिट्स। यहाँ से हमें जैसे ये हमने टेबल नेम रखा और जो भी हमारा क्लीन यूनिट्स आएगा, ठीक है, ये हम रख देंगे काउंट ए क्लीन यूनिट्स। और अगर इसको हमने यहाँ पे रखा तो इससे हमारे पास काउंट ए क्लीन यूनिट्स का डेटा आएगा और ये 7 है। देखो दोनों में केस में डेटा सेट एक ही है, ठीक है, पर डेटा टाइप बदल गया है। क्योंकि अगर वो, और यहाँ मैंने आपको सिखाया था, मैंने जानबूझ के 3 ब्लैंक वैल्यू भरी है। देखिए 1 2 3 ब्लैंक वैल्यू भरे हैं। तो काउंट ए क्या कर रहा है, काउंट ए सारे के सारे नॉन ब्लैंक वैल्यू को काउंट कर रहा है। पढ़िए, काउंट ऑल नॉन ब्लैंक वैल्यू। तो कितनी ब्लैंक वैल्यू है, 3। कितनी टोटल वैल्यू है, 10। तो इसीलिए वो आंसर में 7 दे रहा है, क्योंकि इससे उसने नॉन ब्लैंक वैल्यूज को काउंट कर लिया है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट चीज है और ये आप लोगों को बता सकते हैं। फिर मैं स्किप कर गया, कॉल आ गया था। काउंट ए क्लीन यूनिट्स में हमने देखे क्लीन यूनिट्स में ब्लैंक वैल्यू जनरेट किया था, यानी कि अगर यूनिट सोल्ड की वैल्यू 0 है तो वहां पे ब्लैंक भर दो। ठीक है, इस केस में देखो क्या हुआ, यहाँ पे यूनिट सोल्ड की वैल्यू 0 थी, यहाँ ब्लैंक भर गया। ठीक है, और यहाँ ऑलरेडी ब्लैंक था, ये ऑलरेडी था। तो अगर उसकी वैल्यू 0 है तो हमें यहाँ पे टोटल वैलिड वैल्यूज जो हैं वो केवल 7 मिल रही हैं, बाकी सब नल है। ठीक है, तो काउंट ए क्लीन यूनिट्स में क्या आंसर आ रहा है, 7, क्योंकि उसे केवल 7 ही वैलिड वैल्यूज मिल रही है। तो ये काउंट ए फंक्शन यही करता है, काउंट ए फंक्शन काउंट कर लेता है सारी नॉन ब्लैंक वैल्यू किसी प्रोडक्ट के नाम में या किसी जगह, और ये इंक्लूड कर लेगा स्ट्रिंग या एम्प्टी स्ट्रिंग आल्सो। तो जैसे अगर हमने प्रोडक्ट के नाम में लगाया तो ये इसे भी काउंट कर रहा है, तो इसलिए 10 आंसर दे रहा है। और हमें चाहिए था आंसर इन फॉर्म ऑफ, और अगर हमें यही नंबर पे चेक किया और नंबर के केस में क्योंकि 3 उसे ब्लैंक नजर आ रहे तो वो उन तीनों को नहीं काउंट कर रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि काउंट है ये करेगा। तो क्योंकि टेक्स्ट के केस में वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। ओके, ये चीज इंपॉर्टेंट है। देन ए काउंट एक्स फंक्शन। काउंट एक्स जैसे मैंने पहले भी बताया, जैसे सम एक्स, मिन एक्स, मैक्स एक्स, ये जो एक्स वाले फंक्शंस होते हैं ये क्या करते कि ये रो टू रो करते, ये इनका रो कॉन्टेक्स्ट है ना, ये एक एक रो पे चलते हैं। तो इटरेट्स ओवर अ टेबल एंड काउंट्स नॉन ब्लैंक रिजल्ट्स। तो जैसे काउंट ऑफ यूनिट सोल्ड दैट आर नॉन ब्लैंक, समझ रहे हो? तो अगर आपको निकालना है काउंट ऑफ यूनिट सोल्ड दैट आर नॉन ब्लैंक, तो ये क्या ले रहा है कि काउंट एक्स फंक्शन ले रहा है। तो इसके लिए हम लोग एक नया मेजर बना देंगे, काउंट ऑफ यूनिट सोल्ड दैट आर नॉन ब्लैंक। तो काउंट एक्स क्या करेगा, पहला हमसे टेबल लेगा, हमने टेबल दिया भी यहाँ पे, और दूसरा ये एक्सप्रेशन है। तो काउंट द नंबर ऑफ वैल्यूज विच रिजल्ट फ्रॉम इवेलुएटिंग एन एक्सप्रेशन फॉर ईच रो। तो हमने यूनिट सोल्ड लिख दिया, तो ये काउंट ऑफ यूनिट सोल्ड करेगा। अब यूनिट सोल्ड अगर नॉन ब्लैंक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर यूनिट सोल्ड नॉन ब्लैंक है तो वो काउंट में आ जाएगी, और अगर ब्लैंक है तो वो नहीं आएगी। तो ये भी एक तरीका है इटरेट करने का, और इसके बहुत सारे और भी केसेस हैं, अभी हम लोग वो भी बताएंगे।
तो काउंट ऑफ यूनिट सोल्ड दैट इज नॉन ब्लैंक, इसको हमने जैसे निकाला। और अब हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा यहाँ से क्लस्टर्ड बार चार्ट ले लेते हैं और इस बार चार्ट में हम सिंपली ये दिखा देंगे, एक्स एक्सिस में हम लोग प्रोडक्ट का नाम दिखा देंगे और यहाँ पे काउंट ऑफ यूनिट सोल्ड दैट आर नॉन ब्लैंक। तो आपको देखिए क्या दिख रहा है कि एप्पल एक नॉन ब्लैंक, बनाना एक, ऐसे ये काउंट दिखा रहा है, बेसिकली काउंट ऑफ यूनिट सोल्ड दिखा रहा है। ये उनके नंबर नहीं बता रहा है, सम नहीं बता रहा है, काउंट बता रहा है। तो सब में एक एक है, मगर यहाँ पे दो है। दो क्यों है? ब्लैंक के साथ दो है, तो वो सही बात है। देखिए ब्लैंक जो है वो दो बार आया है, तो यूनिट सोल्ड का काउंट जानना मतलब इसका सम जानना नहीं है। ये एक एक नापेगा कि एक बार एक यूनिट सोल्ड, दूसरी बार ये एक यूनिट सोल्ड। तो हर बार अगर यूनिट सोल्ड को ले रहा है तो ये एक ले रहा है, और इसलिए ये आंसर दिखा रहा है इस टाइप से। और तो हर प्रोडक्ट के नाम के आगे ये एक दिखाएगा। अगर कहीं पे हमें दिख रहा है कि ब्लैंक है या गलती है, तो वहां पे ये हमें दिखा रहा है कि एक नॉन एम्प्टी वैल्यू के लिए दो आंसर आ रहा है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये सारी चीजें आपको काफी अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पर अगर आपको ऐसा निकालना है कि काउंट ऑफ नॉन यूनिट सोल्ड दैट आर नॉन ब्लैंक, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक और जैसे केस लेते हैं कि काउंट एक्स में जैसे आपने देखा कि हमारा जो दूसरा केस है वो एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो एक एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक्सप्रेशन हम लोग ने जो जो चीज़ें अभी तक सीखी हैं, इवन ये जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं, ये भी एक तरीके का एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन में इसीलिए हमने बस यूनिट सोल्ड ले लिया। और सम के केस में आपको पता है, सम के केस में हम लोग ने सीखा था यूनिट सोल्ड इनटू यूनिट प्राइस आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। एक्सप्रेशन ये भी हो सकता है टेबल नेम यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय टेबल नेम यूनिट प्राइस। एक्सप्रेशन ये भी हो सकता है, एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, और उसके बेसिस पे आंसर देगा। यहाँ पे भी वही आएगा आंसर, एक दो, क्योंकि ये काउंट सिर्फ काउंट कर रहा है और कुछ भी नहीं, सिर्फ काउंट कर रहा है कि कितनी रोज हैं। और अगर हमने उसे प्रोडक्ट वाइज बता दिया तो एम्प्टी के साथ वो दो दे दे रहा है और बाकियों के साथ एक एक। ये इंपॉर्टेंट चीज है। देन आता है काउंट एक्स या काउंट एक्स। ये भी काउंट की तरह है, पर ये ज़्यादातर तब यूज होता है जब किसी रिलेटेड टेबल या कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस के साथ हमें, या कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन के साथ हमें इसे यूज करना हो, ठीक है। तो मैंने अभी जो एग्जांपल दिखाया उसमें मैंने ये एग्जैक्टली यही चीज़ लिख दी है। पर आपको अगर इस टाइप के केस यूज करने तो आप काउंट एक्स भी यूज कर सकते हैं। हम मॉडल में जाते नया मेजर बनाते। अब देखिए डेफिनेशन पावर बीआई की, काउंट एक्स में क्या लिखा है, काउंट द नंबर ऑफ वैल्यूज विच रिजल्ट फ्रॉम इवेलुएटिंग एन एक्सप्रेशन फॉर ईच रो ऑफ टेबल। और काउंट एक्स में क्या लिखा है, काउंट द नंबर ऑफ वैल्यूज विच रिजल्ट फ्रॉम इवेलुएटिंग एन एक्सप्रेशन फॉर ईच रो। तो दोनों में यहाँ पे पावर बीआई की डेफिनेशन में सेम ही चीज लिख रखी है, पर हम लोगों को ये समझना है कि जहाँ पे ऑपरेशंस या एक्सप्रेशंस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है वहाँ पे, या फिर अगर हम रिलेटेड टेबल इस्तेमाल कर रहे हैं
रिलेटेड टेबल का आपको इस्तेमाल बताया गया है एक प्रोजेक्ट में, आपको याद है, जिसमें हम लोगों ने 7 अलग अलग टेबल को जोड़ा था। तो 7 अलग अलग टेबल को जोड़ के हमने आंसर निकाला था वहाँ पे। अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे एक डेटा एंटर करता हूँ 100, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ से एक नया होम टैब में जाके एक डेटा एंटर किया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट आईडी और यहाँ पे मैं उसका लिख देता हूँ टैक्स या सम, ठीक है। तो ये हमारा एक्चुअली कॉलम है, प्रोडक्ट आईडी, और यहाँ पे मैंने लिख दिया टैक्स। प्रोडक्ट आईडी अगर 101 है तो उसका टैक्स है 10, प्रोडक्ट आईडी 102 है उसका टैक्स है 12, 103 है उसका टैक्स है 15। ऐसा कुछ हम लोग एक केस बना सकते हैं। 104 है उसका टैक्स है 0, 105 है उसका टैक्स है 0, 106 है उसका टैक्स है 8, 107 है उसका टैक्स है 9, ठीक। तो मैं 110 तक लिख दे रहा हूँ, ऑल्दो कुछ प्रोडक्ट आईडी मिसिंग भी है। 6 और 109 है उसका टैक्स है, मतलब 20% ले लेते हैं, और 110 है उसका टैक्स है 50। तो ऐसे हमने एक डेटा बना लिया और इसको बस हमने नाम दे दिया टैक्स। अब मेरा सचिन एंड विकास, आप दो लोग से क्वेश्चन है, क्या ये रिलेटेड टेबल है विद प्राइमरी टेबल? यस सर। कैसे रिलेटेड है? में प्रोडक्ट आईडी सर ओपन करेंगे, इसमें से एक कॉमन उठाएंगे सर। दोनों में ही प्रोडक्ट आईडी है, हाँ प्रोडक्ट आईडी, राइट। तो इसका मतलब है कि दोनों रिलेटेड है, पर हमने जो प्रोडक्ट आईडी कॉलम का जो केस है वो अलग अलग ले लिया है। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट और आईडी स्मॉल में लिखा है और यहाँ पे प्रोडक्ट और आईडी ऐसे लिखा है, पर फिर भी देखिए पावर बीआई ने उसे डिटेक्ट कर लिया है रिलेशनशिप, ठीक है, क्योंकि उसका हमने स्पेलिंग तो वही लिखा। तो अगर रिलेशनशिप डिटेक्ट हो गई तो बात अच्छी है, चलिए हो गया। तो जब ये होता है ना, तो इस केस में एक हम लोग रिलेटेड नाम का कॉलम बना सकते हैं, ओके। अभी मैं यहीं पे पूछूं आपसे, हमें हर प्रोडक्ट का टैक्स जानना है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये उस प्रोडक्ट के नाम के आगे वहां पे टैक्स भी लिख दीजिए, और हमें जब साफ साफ दिख रहा है कि भाई यहाँ पे गलती है, तो क्योंकि अब अपने चैप्टर तो सीख लिया, तो हम एडिट क्वेरी में जाके अगर हमें साफ दिख रहा है तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करके रिप्लेस वैल्यू कर देते हैं और इसे 105 लिख देते हैं, ठीक है। ऑल्दो ये मैनुअली है, तो 101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 105 दो बार आ गया, देखो ये कुछ और होगा। अब मैंने गलती कर दिया तो यहाँ पे ये मुझे अप्लाइड स्टेप दिखा रहा है, तो मैं इसे हटा देता हूँ। तो 1, 2, 3, 4 है, 6, 7, 8, 9। अब देखो ये क्या कर रहा है, अगर मैं 105 से इसे रिप्लेस कर रहा हूँ ना नल को, तो ये दोनों जगह कर दे रहा है। अगर जैसे मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ ना नल को, वैल्यू टू फाइंड एंड रिप्लेस विद, तो इसको हम लोग किसी दूसरी तरीके से बाद में चेंज करेंगे, हम अभी कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। पर मेरा अभी का फिलहाल का क्वेश्चन ये है, तो प्रोडक्ट आईडी हमें यहाँ पे दी है और यहाँ पे हमें उसका टैक्स दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे?
इसका आंसर है हम एक कैलकुलेटेड कॉलम बनाएंगे और उस कैलकुलेटेड कॉलम का नाम रख देंगे प्रोडक्ट का टैक्स। ठीक है, ऐसे मैंने जानबूझ के लिखा ताकि आपको लगे कि ये कोई कन्वेंशनल चीज नहीं है। और यहाँ पे पता है क्या लिखोगे, रिलेटेड। ये चीज समझ में आ रही है? अब रिलेटेड में ये पूछ रहा है कॉलम, कौन सा कॉलम सेलेक्ट करना चाहिए हमें? प्रोडक्ट आइडी, नहीं, टैक्स टैक्स। है ना। सीधे जब कॉलम पूछ रहा है तो हम उस टेबल से उठा लेंगे तो ये हमें निकाल के दिखा देगा। और जो जो प्रोडक्ट उसको मिला उसका निकाल के दिखा पाया, बाकी का तो नहीं दिखा पाया। ठीक है, तो अगर हमने जैसे अभी काउंट टैक्स की बात की तो हम एक बार जरा काउंट टैक्स में भी ये चीज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से एक नया मेजर बनाते हैं और इसको कहते हैं काउंट टैक्स रिलेटेड टैक्स। हम काउंट कर रहे हैं कि रिलेटेड टैक्स कितने आने वाले हैं। हमें तो पता है कि यहाँ प्रोडक्ट आईडी तो 8 है, दिख रहा है। तो काउंट टैक्स में लिखा हमने टेबल नेम, और यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है उसमें हमने यही चीज डायरेक्ट लिखी, रिलेटेड टैक्स। अगर हमने इसे रन किया तो यहाँ पे एक सिंपल हम निकालने की कोशिश करते हैं कि प्रोडक्ट वाइज काउंट टैक्स रिलेटेड टैक्स। इसके लिए हम एक ऐसे ही जबरदस्ती डोनट चार्ट उठा लेते हैं और काउंट टैक्स रिलेटेड टैक्स तो दिखाएगा तो ये वही चीज जो था, पर इसने हमें दिखाया कि सबके लिए 1 ही 1 दिखा रहा है। ठीक है, पर ब्लैंक जो है उस ब्लैंक के लिए भी ये 1 दिखा रहा है। ठीक है, तो हम अगर इसको काउंट टैक्स रिलेटेड टैक्स को यहाँ पे एज अ नंबर देखते हैं। सर स्क्रीन मूवमेंट नहीं कर रही है, आपकी वॉइस ब्रेक ब्रेक करके आ रही तो यहाँ पे भी हमने जैसे काउंट टैक्स रिलेटेड टैक्स वाली बात की, तो यहाँ से भी हम काउंट टैक्स रिलेटेड टैक्स ऐसा काउंट करते हैं तो हमें वही सेम वैल्यू दिखा रहा है 8, लेकिन इसमें बस हमने काउंट ए एक्स का इस्तेमाल किया है। और जैसा आप देखते हैं कि काउंट एक्स में भी आपको लगभग, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ काउंट एक्स का टैक्स वाले में आते हैं, तो यहाँ पे अगर हम काउंट एक्स लिखते तो आंसर हमारा फिर भी वही रहने वाला है, मगर जैसा सजेशन वाइज हमें पता लगता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा रिलेटेड टेबल से डेटा निकल के आ रहा है, जैसे एक्सप्रेशन अगर किसी रिलेटेड टेबल या कोई कॉम्प्लेक्स होगा तो वहाँ पे हम लोग काउंट एक्स इस्तेमाल करेंगे। जो सबसे ज़्यादा फंक्शन हम लोग के काम में आएगा वो है काउंट, और अगर हमें नॉन ब्लैंक वैल्यू ऑफ एनी डेटा टाइप पे काम करना है तो काउंट ए है, अगर हमें रो वाइज कैलकुलेशन करना है तो काउंट एक्स है। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे लिखा लाइक काउंट एक्स बट इट इज यूज व्हेन एक्सप्रेशन इज इवेलुएटेड ऑन अ रिलेटेड टेबल। तो ये हम लोग का एक बेसिक इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। इसमें हमारे पास ऑलरेडी, क्योंकि हमको दिखाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा इसमें ग्राफ्स और विजुअल्स नहीं है, इसलिए हमने एक सिंपल सा डेटा सेट लिया था। पर आप जैसे प्रोडक्ट वाइज कितनी कितनी यूनिट सोल्ड निकालना चाहते हैं अपने टेस्ट के लिए, तो आप लोग जो है कुछ इस टाइप के ग्राफ्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट नेम यहाँ पे ले लिया तो सम ऑफ यूनिट सोल्ड आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। पर एक और चीज़ मेरा आप लोग से क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट सेल हो रहा है, ठीक है, वो प्रोडक्ट सेल हो रहा है, उसका यूनिट प्राइस अलग दिया है और यूनिट सोल्ड अलग दिया है। तो
एक्चुअली कंपनी को कितनी रिवेन्यू हो रही है, क्वेश्चन समझ रहे हो? यहाँ पे एक्चुअली में कंपनी को कितनी रिवेन्यू हो रही है, कैसे आप कैलकुलेट करोगे इस चीज को? सर जो सेल प्राइस है उसमें प्रोडक्ट टैक्स हटा देंगे जो वैल्यू आएगा। टैक्स तो हमने वैसे भी, यूनिट टैक्स तो हमने चलो अभी वैसे भी लगाया नहीं, ठीक है, वो तो टैक्स हमने अभी इंक्लूड नहीं किया है। तो पर मान लो अगर जैसे हमें टैक्स इंक्लूड करके पैसा बताना होता, चलो ये भी एक क्वेश्चन है, तो टैक्स इंक्लूड करके पैसा कैसे बताते हैं? कॉन्टेक्ट वो समएक्स टैप का फॉर्मूला लगाते हैं सर कि यूनिट सोल्ड इनटू यूनिट प्राइस एंड प्लस ये इसका जो होता है उससे प्रोडक्ट का टैक्स हो जाता। एक तरीका तो ये था कि हम लोग हम एक नया कॉलम बना लेते और लिख देते टैक्स के साथ प्राइस, ठीक है। अब टैक्स के साथ प्राइस कैसे बनेगा कि कितनी यूनिट सोल्ड हुई है, ओके, उसको पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे कि हर यूनिट का प्राइस कितना है, राइट। तो ये क्या बनता आपका, ये आपका बनता टोटल वैल्यू, राइट। और इस प्लस, अब इसी में लिख देते कि ये हमारा बनता टोटल प्राइस प्लस 10% ऑफ, तो ऐसे हम लिखते प्लस 10% ऑफ यही सेम चीज, राइट, टोटल प्राइस, ऐसा कुछ बनता है। तो टैक्स के साथ प्राइस इसका कुछ आ जाता है कि 13.2, जो भी यहाँ पे वैल्यू आ जाती है, राइट। तो ये हमारा जो है केस था, और जो है इसी के हिसाब से हम लोगों ने आंसर निकाला। और बाकी आप एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशंस में, अगर कुछ मिस्टेक है तो फॉर्मूला आप सही लगा लेना। तो इसीलिए, और इसको इंडिविजुअल टैब में निकाला है, इस पूरी चीज को हम लोग एक, हाँ अभी बता रहा हूँ, इस पूरी चीज को हम एक ब्रैकेट पे रख देते ताकि और एरर ना हो, ये अलग निकले, ये पूरा कैलकुलेशन अलग निकले। ये तो ब्रैकेट का यूज एफिशिएंटली कीजिए, ये हो गया। पर यहाँ पे हम एक बार में नहीं निकाला हमने, ठीक है। कंपनी का टोटल रिवेन्यू क्या हुआ या टोटल सेल्स कितनी हुई, वो एक्चुअली में क्या है, ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है इसका सम है, राइट। कंपनी की टोटल सेल की, टैक्स हटा देंगे वही रिवेन्यू रहेगा। तो उसके लिए हम लोग एक नया मेजर बनाते हैं और सम एक्स फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको जैसे हम एक नाम देते हैं रिवेन्यू, तो ये एबिट है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, राइट, एक तरह का एबिट वैल्यू है। सो यहाँ पे अगर हम लोग सीधे लिखते हैं कि सम एक्स, तो टेबल तो यही हो गया, टेबल नेम, और एक्सप्रेशन यहाँ पे हमारा बस ये इतना ही हो गया। तो जो सम एक्स फंक्शन है वो हमें इस तरह से पूरा रिवेन्यू देगा, ठीक है। तो ये सम ऑफ यूनिट सोल्ड बाय प्रोडक्ट नेम, और अब हम एक रैंक ऑर्डर में सेट कर लेते हैं कि किस प्रोडक्ट का यूनिट आया। यहाँ पे आप देख रहे हो फिर भी ब्लैंक भी आ रहा है, ठीक है। तो इन डेटा सेट्स में या इन ग्राफ्स में अगर आप प्रोडक्ट नेम यूज कर रहे हो और इवन वो एज ए एम्प्टी स्ट्रिंग भी दिया गया है, तो वो यहाँ पे आ रहा है, तो आप डेटा क्लीनिंग भी कर सकते हो। पर हम इसे फनल में बदल देते हैं क्योंकि हमें सिंपली इसका डेटा दिखाना है। तो फनल में बदलने के बाद हम सम ऑफ यूनिट सोल्ड की जगह एक रिवेन्यू दे देते हैं, रिवेन्यू बाय प्रोडक्ट नेम, जिससे हमें दिख रहा है कि जो जैक फ्रूट है वो सबसे ज़्यादा, और फिर आ रहा है ब्लैंक वाला। तो ब्लैंक वाला या जो एम्प्टी वैल्यू है वो आ रही है। यहाँ पे अगर आप जाते हो तो इस पे हमें ये भी दिखता है कि प्रोडक्ट नेम क्या है,
तो आप चाहो तो इसको सेलेक्ट ऑल करके सिर्फ वो ही रखो जो एक्चुअल प्रोडक्ट नेम्स है। ओके, तो क्योंकि ब्लैंक वाला क्या है, हो सकता है ये दो ब्लैंक अलग अलग वैल्यूज हो सकता है ये इसमें एक गुआवा हो एक बनाना हो, ऐसा कुछ हो। सो इट कैन बी अ डिफरेंट थिंग, राइट। तो इसलिए आपको ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है। और इससे में दिख रहा है कि जैक फ्रूट की जो रिवेन्यू है वो 27.50 है और ये 100% है क्योंकि ये पहले नंबर पे ऑर्डर में, तो इसे 100% माना जाएगा। कितनी है देखो, 27 रुपये 50 पैसे। और एप्पल की कितनी है, 12 रुपये। तो 12 रुपये 27 रुपये का कितना परसेंट है, क्वेश्चन समझ रहे हो। 12 रुपये 27 रुपये का कितना, 27.5 का कितना परसेंट है। अब वो जो भी है वो आप निकाल लोगे तो वो हम लोगों का यहाँ से आंसर में निकलेगा। और वही यहाँ दिया है कि 43.64% है। अब यहाँ पे ये 27.5 का कितना है, तो 32.73 है। तो इस तरीके से आपको ये आंसर आएगा, ठीक है। तो ये रिवेन्यू है। इसमें आप अलग अलग ये इसमें दिखा सकते हो कि हर प्रोडक्ट की मैक्सिमम सेल कितने है। तो इसको अगर हम कॉपी करते हैं, क्योंकि अभी मैंने इस पे फिल्टर लगा दिया था ऑलरेडी, तो अब ये फिल्टर लगे लगे कॉपी होएगा। इसमें अगर हम सिंपली लिख देते हैं कि रिवेन्यू, यहाँ पे हम हटा के हम लिखते हैं कि मैक्सिमम यूनिट कितनी कितनी सोल्ड हुई है। कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार हम सम लें, तो मैक्सिमम यूनिट कितनी कितनी सोल्ड हुई है। यहाँ पे आपको आंसर आएगा कि इसकी 20 हुई हैं, इसकी बनाना की 15 हुई हैं। तो इस तरह से आपको मैक्सिमम यूनिट्स दिखाएगा। हमारे पास दूसरी कोई कैटेगरी है नहीं, इसलिए हम ये दिखा नहीं हैं। और तो इसलिए रिबन चार्ट के थ्रू आपको एक बार चार्ट जैसा ही आंसर आने वाला है। और फाइनली हम एक ग्राफ दिखा सकते हैं इसी केस में। और मैक्सिमम यूनिट सोल्ड, मिनिमम यूनिट सोल्ड, सारी चीज़ें आप एक साथ दिखा सकते हैं। या मल्टीपल रिवेन्यूज भी आप दिखा सकते हैं कि मैक्सिमम यूनिट कितनी सोल्ड हुई है, टोटल रिवेन्यू कितनी हुई है। इसे लाइन एंड क्लस्टर्ड में भी दिखा सकते हैं। रिवेन्यू का जो डेटा टाइप है वो मनी है, और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड का जो डेटा टाइप है वो लाइन, वो एक सिर्फ एक क्वांटिटी। इसको हम लोग एक यहाँ से ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये यहाँ पे दिख रहा है। अब फिग में कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ गलत आंसर आ रहा है ना। ये जो फिग है इसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। फिग में कहीं कहीं पे ब्लैंक है इसका, क्योंकि यूनिट सोल्ड 0 है, यूनिट प्राइस 1 है, तो इसका प्राइस अपने आप 0 हो जा रहा है। इस वजह से यहाँ पे ये ब्लैंक वैल्यूज नजर आ रही है। ऑल्दो ये तो बहुत ही एक छोटा सा बकवास डेटा सेट है, लेकिन इसका पर्पज सिर्फ हम लोग को काउंट टैक्स और इनके बीच का डिफरेंस समझना है। और आप इसको अपने एंड से ट्राई कीजिए और ये डिफरेंस याद रखिएगा। ये पूरा नोट्स भी मैंने बना दिया, ये भी मैं अभी आपको दे दूंगा। कहीं पे आप अपने पास एक डायरी में या कहीं पे लिख लीजिए, और जब कभी भी आप काम करेंगे तो आप याद रखिएगा कि अगर ऐसा केस कुछ आपके सामने आता है तो आपको क्या करना है।